वालेकुम। आप देख रहे हैं 7 से 8 ईद स्पेशल। मैं हूं किरण नाज। रमज़ानुल मुबारक का एक ब्रेक था और उसके बाद प्रोग्राम लेकर आना था आप लोगों के लिए वापस। अब उमूमन जो हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं उसमें तो सीरियस गुफ्तगू हो रही होती है, पॉलिटिशियंस साथ मौजूद होते हैं, रोज़ाना के टॉपिक डिस्कस हो रहे होते हैं। लेकिन फिर मैंने और मेरी टीम ने सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप लोग सुनना चाहते हैं, जो आप लोग देखना चाहते हैं, और ईद का मौका है तो फिर ईद की बातें होनी चाहिए। तो आज जिन शख्सियत के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अवामी शख्सियत हैं, अवाम उनकी बात सुनना चाहती है। वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा है मिस्टर शेख रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैरियत से हैं शेख साहब आप? सर, अमूमन जो ईद होती है वो होती है ख़वातीन की ईद। मर्द हजरात सोते हुए ईद गुजारते हैं, आप क्या करते हैं सर? मैं ईद का दिन तो काफ़ी मसरूफ़ गुजारता हूँ और सुबह से लेके तकरीबन मगरिब तक मैं बिज़ी रहता हूँ। सुबह उठता हूँ, माँ और बाप की कब्र पे जाता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ता हूँ। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं चौकी दे देता हूँ लाल हवेली में। फिर सबसे दोपहर का खाना भी वहीं खाता हूँ, शाम तक का। और बस अब तो ये ईद है। ईद तो मेरा मतलब है माओं के साथ और बच्चों के वक्त होती थी। अब तो क्या ऐसे ही खाने पीने का जोर है। तो शेख साहब, ईदी देते हैं या ईदी आपको मिली खान साहब से? नहीं जी, मुझे तो खान साहब ने कभी ईदी नहीं दी। लेकिन ये है कि माँ के बाद तो किसी ने नहीं दी। बाप भी कंजूस ही था, उसने भी कभी, माँ ज़रा ज़्यादा, मैं माँ का ज़्यादा फेवरेट था। जी। तो दूसरों से हट कर भी रहा, रुपया ठन्नी ज़्यादा दे देती थी, वो दुपट्टे के साथ बांधे होते थे। तो शेख साहब, याद है कितनी ईदी आपको उस वक्त मिला करती थी? कितनी जमा हो जाती? ज़रा सा याद है, 1.5 रुपया 2 रुपया, और क्या। और उसको फिर खर्च कहाँ करते थे, क्या करते थे? खर्च क्या करता था, बस वैसे ही। एक तो लाल हवेली के साथ रोज़ सिनेमा, 1-2 दफ़ा वहाँ भी जाके लाइन में लग जाता था। उस वक्त टिकट बच्चों की 12 रुपया होती थी। लेकिन जब खिड़की खुलने का टाइम होता था, धक्का लगता था तो लाइन से बाहर हो जाता था। और खाने पीने का मैं बड़ा शौकीन था, मोस्टली खाने पे ही पैसे खर्च करता था। सही। मीठे का भी मैं बड़ा शौकीन था, बर्फ़ी का, और हूँ अब भी। बिल्कुल। तो खाने पीने पे ही ज़्यादा जोर था। अच्छा, आपने बर्फ़ी का तस्करा किया ना शेख साहब, तो अब ये तो हम सबको ही मालूम है आप बर्फ़ी बड़े शौक से खाते हैं। इसके अलावा कोई ख़ास डिश आपकी फेवरेट जो आप ईद के पकवान में आपको लगता हो कि बनना चाहिए या ख़ुद बनाते हो? जो पकवान है वो तो ईद पे नहीं पक सकते। गुश्ताबा मेरा फेवरेट है, वो ईद पे नहीं पक सकता, उसका कुक ही नहीं कोई मिलता इधर। रिश्ते हैं, बाकी पाए शाय पक जाते हैं, इधर उधर से भी आ जाते हैं। 2 चीज़ें जो आपने नाम ली वो तो मुझे पता ही नहीं है कि वो है क्या चीज़। गुश्ताबा गोश्त का, एक पहाड़ी बकरे का एक ख़ास हिस्से से बड़ा कोफ्ता समझ लें, जो दूध में पकता है। अच्छा। इसी तरह छोटा कोफ्ते को आप रिश्ता कह लें। और ये समझ लें कश्मीरियों की मेन डिश है। शब देग वगैरह भी हैं, अब तो पुरानी हो गई। एक्चुअली जो बनाने वाली माएँ थी ना, वो मर गई। अब वो भी आखिरी उम्र में तो नहीं बना सकती थी, वो भी दुनिया के साथ ही हो गई कि क्या कहते हैं, सेवियों के साथ वो शीर माल, और क्या कहते हैं, शीर खोरमा। और पुलाव तो आपको पता है पाकिस्तान में हर कोई पका ही लेता है, और जिसको चपाती ना डालनी आए तो वो समझते हैं कि ये तो बिल्कुल फारग ही है। बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, आपने अपनी वालिदा का तस्करा किया। अब अमूमन आप अपनी वालिदा का तस्करा करते हैं, ये सब जानते हैं कि आप अपनी वालिदा से कितने अटैच्ड, कितनी मोहब्बत करते हैं। मिसाली मोहब्बत है आपकी। किसी ने दिल में जगह बनाई है आपके? इतनी मोहब्बत करने वाला दिल है आपके पास? पता नहीं, अगर बनी भी हो तो कोई इतनी, अगर नतीजा नहीं निकला तो फेल ही होगी। ऐसे बनाई किसी ने दिल में जगह? ज़ाहिर है मैं इतना भी बेबस तो नहीं था, बस नहीं हो सका। जो आप पूछना चाहती हैं उसका जवाब ये है। तो शेख साहब, अब तो मतलब आपने मोहब्बत की लेकिन मोहब्बत कामयाब नहीं हो पाई। मुझसे किसी ने धोखा नहीं दिया, और अब इस उम्र में लोगों ने फ्रॉड श्रॉड किए हैं तो कह नहीं सकता। लेकिन जो मेरी शबाब की उम्र थी उसमें मैं कोई चीज़ पाया तकमील तक नहीं पहुँचा सका। अच्छा।
और बात करें ना ईद की, आप किधर चली गई? मैं कहाँ आपको लेके चली गई। आप किधर ले तो गई? शेख साहब अब तो आपको चिढ़ हो जाती होगी अगर आपसे कोई ये सवाल करता होगा ना कि शादी क्यों खासकर नहीं किया कराची आपने। में बहुत लोग करते हैं, और तो नहीं करते लोग। अब तो मेरी उम्र भी नहीं है ऐसी सवाल की, लेकिन कराची में अभी भी कोई ना कोई मसला है। वहाँ अगर मैं कोई इंटरव्यू करूँ तो वो कई दफ़ा जा भी रहा हूँ तो लोग गाड़ी रोक लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे अब कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि भाई ये चीज़ मेरी, कि मैं साहिब औलाद नहीं हूँ या मैं लावारिस भी नहीं हूँ, मेरा मतलब है। और मेरा नहीं कोई ख्याल कि कभी ईद शब रात ऐसे इंटरव्यू में लोग ये सवाल ज़रूर पूछते हैं। और अब आपको चिढ़ तो जरूर ऑब्वियसली नहीं, मेरे आप ख्याल इरिटेट में हो अब जाते एक, होंगे। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर। सो ट्रेन गुजर गई है, गुजर गई मेरा है, वक्त ख्याल, निकल हाँ, गया निकल गया। शेख साहब मैंने लाल हवेली के बारे में सुना है, ऐसे जन्नात वगैरह हैं वहाँ पर, कुछ इस तरह की बातें हैं, कोई वाकया हुआ है सर वहाँ पे ऐसा? लाल हवेली पहले जिन्नों की हवेली नाम था उसका। अभी भी मैंने एक इस्लामाबाद में घर है, वो उसके दरख्त शरख हैं कि 100 150 200 साल। दरख्तों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और परिंदे, मैं शिकार का गोश्त भी नहीं खाता। और लेकिन मुझे लाल हवेली में किसी ने तंग नहीं किया। ज़िंदगी में एक आधी दफ़ा मुजफ्फराबाद किसी ऐसी चीज़ ने तंग किया, तो मैंने उस होटल को कंप्लेंट की कि यार मेरे साथ रात को ये हुआ है। उसने कहा जी हम तो रहते नहीं इस कमरे में, तो हम फैमिली भी हमने भेज दी है। वो जीएम ने कहा लेकिन आपको शौक़ बड़ा है व्यू वाले कमरे में रहने का, तो कभी कभी ये हो जाता है। शेख साहब कोई भी वो हवेली खरीदता था उसकी डेथ हो जाती थी? तकरीबन सभी मर गए मेरे अलावा, 16 17 18 लोग मर गए। और वो मुनीर साहब जिनसे ली थी, सो वो पाए तकमील तक नहीं पहुँचा सके, इसलिए कोड़ियों के भाव बिकी। ये फर्स्ट पोर्शन है हमारे पास है, 19 लोग पीछे भी हैं। और तो लोग समझते हैं पता नहीं कितनी बड़ी हवेली शवेली है, लेकिन ये है, मुझे तो ये रास आई जी। मैंने तो एक इलेक्शन, मेरी ये 15वीं वजारत है अल्लाह के फजल से। सो एक इलेक्शन हारा भी मैं, बाकी सारे जीते। सो मुझे तो रास आई बड़ी। सही। और सर आपके बाद फिर इस लाल हवेली का मुस्तकबिल क्या होगा? भाई यही सोचा है, इसको विमेन यूनिवर्सिटी को देंगे। आगे भी सजान सिंह की बिल्डिंग भी दी है, वो भी मेरे पास थी। हाँ। ये जिनों शिनों की हवेलियाँ सारी मेरे पास ही थी। सजान सिंह की हवेली भी बहुत बड़ी हवेली है जी। एक दो दफ़ा उसको मैंने रखा, ये क्या कहते हैं उसे, जो आर्काइव का महकमा होता है, उनको भी दी। पैसे ही नहीं उनके पास कि उसको ठीक कर सकें। सही। तो वो भी विमेन यूनिवर्सिटी को दी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और मेरे मरने के बाद ये लाल हवेली को भी कुछ नहीं करेंगे। मेरे ख्याल है मैं ही इसको डेकोरेट करके छोड़ जाऊँ। तो आप कर रहे हैं कुछ ऐसा कि आप इसको डेकोरेट कर दें यूनिवर्सिटी को देने से पहले? आर्काइव वालों ने मुझसे मांगी थी, कोई साल 6 महीने हुए हैं। वो अब छोटे भी वहाँ सियासत व्यासत करते हैं, उन्होंने कहा जी अभी तो ना दें। लेकिन दिल मेरा यही है कि ये बाकियों से भी ख़रीद लूँ जगह जो है और यूनिवर्सिटी को करूँ। जन्नात के साथ वैसे ही आपको बड़ा अच्छा याराना है, तो जहाँ जहाँ जन्नात दिख रहे हैं वहाँ वहाँ आप ख़रीद लें और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बना लिए जाएँ इसको। यूनिवर्सिटी कॉलेज मैंने बहुत बनाए हैं, 2 यूनिवर्सिटियाँ फातिमा जनाह भी बनाई है और ये सेटेलाइट टाउन यूनिवर्सिटी भी बनाई है। कॉलेज भी 50-60 बनाए हैं, बच्चियों के ज़्यादा बनाए हैं कि बच्ची अपने महल्ले में पढ़े, उसको कोई छोड़ने ना जाए, कोई लेने ना जाए। वैसी मुसीबत, ट्रैफिक में भी उधम मचे और सब कुछ। इसलिए मैंने जो ढोक का लफ्ज़ जहाँ आता है, ढोक खब्बा, ढोक रत्ता, ढोक नज्जू, ढोक लाई बख्श, वहाँ सब बच्चियों के कॉलेज और स्कूल इकट्ठे बनाए, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ से लेबर शेबर इकट्ठी करता था, गरीबों का इलाका था जी। सबसे पहले स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ बनाए। शेख साहब, पाकिस्तान की बहुत सी नामवर अदाकाराओं से जब सवाल होता है शादी का, तो वो आपका नाम लेते हैं, आपका उसे पता ना होनी नहीं। तो किसी ने पैगाम भेजा है कभी आपको? गपशप तो रही है इन लोगों से जब मैं कल्चर मिनिस्टर था, और गपशप की हद तक ही रही है, लेकिन मुझे पैगाम ना मैंने भेजा ना उन्होंने भेजा। और अगर भेजता कोई तो आप एक्सेप्ट करते? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी भी कोई बात नहीं। अच्छा शेख साहब, आज से 2 साल पहले ईद, अगर मैं 2 ईद पहले ही कह लूँ इसको, तो आप कहा करते थे कि खान साहब को साबित करना होगा कि वो तब्दीली लाएंगे।
सर 2 साल बाद कुछ और ही हो रहा है या सिचुएशन मेरा ख्याल है इसको ईद पे रहने दें आप। ईद पे आप बिल्कुल रहे, लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल करना चाह रही हूँ आपको कि हम उस ट्रैक पर हैं, क्या हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं? मेहनत बहुत मंजिल करता पर है, हैं? इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वजीर हूँ। मैंने अभी आपको कहा मेरी 15वीं वजारत है और ज़िंदगी के सारे मिशन मैं मुकम्मल कर चुका हूँ। एक नाला लई रह गया है। वाकई मैंने जो लोगों से कमिटमेंट की थी कोई भी ऐसी नहीं जो पूरी ना की हो। तालीम का कहा था जाल फैलाऊंगा, अस्पताल का बचाऊंगा, ये मैंने साबित किया। सिर्फ नाला नहीं रह गई है। लाहौर वाले बड़े तंग करते हैं, जाके बैठना ही पड़ेगा वहाँ। बस तकरीबन नाला लई मेन ज़िंदगी का एक टारगेट है। शेख साहब, सियासतदानों में सबसे बड़ा अदाकार कौन है? सबसे बड़ा अदाकार कौन है जो सियासत में? अच्छा बेहतरीन शेख साहब। अच्छा सर, 18 साल की उम्र में सबसे पहला आपने जब वोट कास्ट किया होगा, किसको दिया था शेख साहब? मैं तो पहले अपनी माँ से लड़ता रहा, बाप से भी, कि आपने भाई मुझे बड़ा शौक था कि मैं देखता पाकिस्तान कैसे बना। तो एक दिन बाप ने तंग आके मुझे कहा शुक्र कर पाकिस्तान पहले बन गया सी, वरना तू कांग्रेस से चुना सी। मैंने कहा अच्छा, फिर तो ये अच्छा ही हो गया कि मेरे से बनने से पहले पाकिस्तान, मेरे यहाँ जवान होने से पहले पाकिस्तान बन गया। और बहुत सारी दुनिया के मैं इलेक्शन देखने जाता था, अमेरिकन्स के, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी चुन लाई के वक्त, और टूरिस्ट था मैं जवानी में। तो अभी भी मैं जब काबे को पकड़ता हूँ कि मेरे 20-21 मुल्क रहते हैं, अभी 200 देखे होंगे या 200 से कम। बाद में मुझ पे पाबंदी लगी, लेकिन उससे पहले मैं क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज जो है वो अमेरिका देख सका था, सारी रियासतें। लेकिन ज़िंदगी का एक मेरा बड़ा मिशन था कि मैंने शेखुल कुरान उलामुल्लाह और दूसरे उलमा से सुना कि काबे के अंदर से रास्ता जाता है जो वो जन्नत का असल रास्ता है। तो उस पर दोज़ख की आग हराम है। उस पर मैंने बड़ा काम किया। फिर मैं, मुशर्रफ और 4 आदमी कामयाब हो गए कि हम काबे की छत पे भी जाके सजदा दें। बस ज़िंदगी की ये ख्वाहिश थी जिसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। बड़ी लंबी दास्तान है ये, आपका घंटा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। किस तरह हेलीकॉप्टर पे चाबी मंगवाई गई ऊपर जाने के राह, काबे हम अंदर ही बैठे हुए थे इस तरह, काबे के अंदर ही। तो मैं तो पूरा प्लान बना के पिंडी से गया था, लेकिन वो बंदा जो था वो बहुत दूर था, जिसके पास उस काबे के दरवाजे की 2 भाई थे, एक ने हुकूमत ली, एक ने वो चाबी ली ऊपर जाने वाली। उसको बड़ी मुश्किल से बुलवाया भाई, हेलीकॉप्टर बुलवाया, और फिर ये सारा अल्लाह ने मैनेज किया। सो मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं पाकिस्तान के उन चंद लोगों में शामिल हैं। हाँ, चंद भी मेरा मतलब 5 से ज़्यादा नहीं, 6 नहीं से, बस। बड़ी खूबसूरत बात। अच्छा शेख साहब, एक तस्करा आपने वो छेड़ दिया, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपने मियाँ साहब के लिए कहा था कि वो नामूस रिसालत का वो जो मामला हुआ उसकी वजह से अपने मनसब से हटाए गए। सर, खान साहब ने जो पिछले दिनों किया या जो कुछ पिछले दिनों हो गया, आप समझते हैं वो दुरुस्त समत में हो गया? सीधा सीधा सवाल ना करें ना, मुझसे गोल मोल ना करें, सीधा सीधा सवाल करें आप। अगर आप ये कर रहे हैं ये TLP के सिलसिले में तो नाम लेके करें, कोई बात नहीं। एक्चुअली बात यह है कि नामूस रसालत का ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ प्लानिंग के तहत वो तरमीम ला रहे थे दुनिया को खुश करने के लिए। मैंने उसका रास्ता रोका और उनको सख्त वार्निंग दी कि जुमे तक आप ये ठीक कर लें, वरना मैं आग लगा दूंगा सारे। सो वो ठीक हो गया। उसमें फजल रहमान भी वोट दे चुका था। TLP का मसला ये है कि मुझसे पहले एक मिनिस्टर भी दस्तखत कर चुके थे और 20 तारीख उन्होंने दी, और उसमें हमने ये उनसे वादा किया था कि हम असम्बली में ये करारदाद लाएंगे। लेकिन उनकी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी थी। हैं तो वो मजहबी पार्टी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं भी कहता हूँ ये तो मेरी दीन का हिस्सा है, ये किसी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा तो नहीं हुआ है। जब ये पार्टी बनी है 17 में, हमने कैदें काटी हैं जवानी में, कॉलेजों में। अब आप देखें ना, हमने मुफ्ती महमूद के साथ तहरीकों में हिस्सा लिया है। तो ये तो कल एक वो पार्टी आई 2017 में गालिबन, और उनकी इतनी ज़बरदस्त तैयारी थी कि उन्होंने 192 जगहों पे नाका लगाया
और लोग समझते हैं ये रिलीजियस सी पार्टी थी। ये पंजाब में तीसरे बड़े वोट लेने वाली पार्टी थी। 191 हमने खुलवा लिए। सो एक जो था उनका जहाँ हेड ऑफिस है, मस्जिद जो है रहमतुल्लिल आलमीन, उसमें हमें फिर मज़ाकरात करने पड़े क्योंकि दोनों तरफ से काफ़ी नुकसान होता। 12-13 लोग वो ले भी गए थे असले समेत, उनकी भी जाने गई और उनके लोग भी जाँ बहक हुए। पुलिस के भी 4 लोग जाँ बहक हुए। सो इस सारी बातचीत में फिर इसको पैचअप किया गया। इस तरह के जो एमपीओ के लोग हैं जिन्होंने सिर्फ उनको छोड़ देंगे, और वो मेरा ख्याल है 900 छुट गए हैं, अभी रहते होंगे कुछ, और जिन पर FIR है वो थ्रू कोर्ट छुटेंगे। सही, ये है सारी कहानी। सही। अच्छा शेख साहब, और अगर वो 20 तारीख को आ जाते तो फिर नहीं संभाल सकते थे हम। सही। अच्छा शेख साहब, खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के मामले पे बात करना चाह रही थी आपसे। आप दूरअंदेश एक सियासतदान है। देखिए, मैं तो किसी से झगड़े का हामी सर नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि वापसी का कोई रास्ता नजर आता है आपको? ये लगता है कि दोबारा एक साथ बैठेंगे दोनों? देखिए, अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसे लोग आपस में एक हो सकते हैं, ठीक है ना। मैंने तो नहीं कभी सोचा था कि भाई एक दूसरे को घसीटने वाले और एक दूसरे का सियासी गला काटने वाले और पेट फाड़ने वाले, तो ये तो दोस्त ही हैं। एक मसला पैदा हो चुका है, आप कुछ कह नहीं सकते। एक्चुअली ना मेरी जहांगीर तरीन साहब से भी कभी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। और उनके केस को भी शहजाद अकबर साहब देखते हैं, एहतसाब के वो हेड हैं। सो मुझे आप इसमें ना ही लाएं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हल हो जाना चाहिए। सही। सर आपका बेहतरीन दोस्त सियासतदानों में कौन है, या है कोई मुखलिस दोस्त? जो मुझे पसंद थे, जो मेरे आइडियल थे, उनको इस कौम ने एक्सेप्ट इस तरह नहीं किया। नाम और इज़्ज़त, शुरुश कश्मीरी का मैं शागिर्द अव्वल था आपके हैं, खलीफा क्या कहते हैं उसे। मेरी सियासत में उनका बड़ा रंग था, मेरी तकरीरों में। और जो 1-2 लोग थे वो बेचारे गुर्बत के हाथों कामयाब नहीं हो सके। बहुत ज़बरदस्त लीडर थे। और इस वक्त कोई है आपका मुखलिस साथी, कोई मुखलिस दोस्त? अकेला ही बंदा, बस। सियासत पार्टी भी मेरी अकेली, बंदा भी मैं अकेला। सारी बातें खुद से ही कर लेते हैं। हाँ, इंसान को दोस्त की तो जरूरत होती है। सियासत का खुद ही लगाया, खुद ही सारे अल्लाह की मदद से। और अब मैं रिटायरमेंट की तरफ जाना चाहता हूँ। अच्छा। बस मैं अब चाहता हूँ कि इस मेले को छोड़ दूँ। तो शेख साहब ये कब तक प्लान कर रहे हैं आप? प्लान में बस नाला लई हो जाए तो। और अगर किसी ने मुझे तंग किया तो फिर मैं जब तक मरूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए लोग मुझे तंग ना करें। सही, सही। अच्छा, क्योंकि सरदार शौकत आज मुझे कहा करते थे, बीमार थे, मैंने कहा सरदार साहब कैसे इलेक्शन लड़ोगे? कहता मेरा इलेक्शन तो तू लड़ेगा, लेकिन जब सियासत इलेक्शन का ढोल पिटता है ना तो सरदार शौकत याद जवान हो जाता है। सो इलेक्शन की जीत हार से हट के इलेक्शन में ये भी बड़ी कशिश है कि आ रहा है, जा रहा है, छा रहा है। बस कंपनी की मशहूरी के लिए भी आदमी लड़ता रहता है। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है ईद के मौके पर। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जो कि ज़रूरत होती है प्रोग्राम की। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। शेख साहब, तन्हाई पसंद आप कह लीजिए कि हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा हूँ। हाँ, तो आपकी मैं ज़रा वो जेल यात्रा, क्योंकि आपने तो कॉलेज के ज़माने से जेलें काटी हैं, सबसे यादगार कोई ऐसी जेल यात्रा है जो आपको आज तक याद हो? गंदे दिन थे बहावलपुर के, बड़ी गर्मी, बड़ी गुर्बत, ज़िंदगी में 7 साल कैद हो गया। एक आवारा कलाशनकोफ एक सोफे के नीचे से निकली, मैं खुद जेल में था। और जो मेरे फेवरेट लोग थे वो सब मेरे पे शहादत दे गए। और मेरी ज़िंदगी का तल्ख तरीन दिन ये है कि मुझे ये हामिद मीर और आमिर मतीन ने ये बताया कि तुम्हें फ़लाँ दिन 7 साल कैद हो रही है, ये गवर्नर से मिल के आएगा। तो मैंने सबको ख़त लिखा कि भाई आमिर मतीन और हामिद मीर आए थे, इन्होंने मुझे जेल में मुलाकात की और कहा कि तुझे 7 साल कैद हो रही है, तो आप सारे लोग मुझे रुखसती पे आए। तो जिस वक्त मुझे सज़ा हुई, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही डेंटर वेंटर वेल्डर मैकेनिक मोची दर्जी धोबी नाई
जो मेरा फेवरेट क्राउड है, कबूतरबाज हो गए, मुर्गे लड़ाने, वो भी बेचारे जेल में अदालत के कोर्ट में मौजूद थे। कोई बड़ा आदमी मौजूद नहीं था, मैंने था। सो इस दिल से मैंने ये भी सबक लिया कि बुरे दिनों में गरीबी आपके काम आता है, जितना भी आ सकता है। बिल्कुल। अब शेख साहब, वो दिन गुजर गए, फिर उसके बाद 15 बार वजारत है आपकी, सीनियर मेंबर हैं आप, अभी इस वक्त भी कैबिनेट के सीनियर मेंबर हैं। अब यहाँ पर तमाम वज़रा, कुछ वज़रा के तो मुख्तलिफ बयानात आते रहते हैं, जलीसी के मामलात हैं, लेग पुलिंग के मामलात हैं। आपको है, आपसे भी साथी वज़ीर जो हैं वो वज़रा जालिस हैं, जलीसी के मामलात हैं कैबिनेट के अंदर? डेफिनेटली होने चाहिए, मेरा मतलब है होने चाहिए, ये उनका राइट है। और अब तो पाकिस्तान में लेग पुलिंग बहुत ही होती है, हुक्मरानों के कान वैसे भी कच्चे होते हैं। बाकायदा मुहिम चलाई जाती है शेख साहब कैबिनेट के अंदर? मैं तो कभी परवाह नहीं करता। होती है वैसे? होती होगी डेफिनेटली। मुझे लोग बताते हैं, मैं नहीं सुनता कि फलाना ये कह रहा था, फलाना। जो कुछ नहीं कर सकते वो बातें करते हैं। सही। जो कुछ नहीं कर सकते, देखें, फैसले आसमानों पे होते हैं, ज़मीनी जंगें होती हैं, सिर्फ फैसले उस खुदा के पास हैं। सो हमने वैसे ही अपने आप को टार्जन बनाया हुआ है कि मैं बड़ा ये और मैं बड़ा वो और मैं बड़ा फलां। और नो, केले के छिलके से गिर के मर जाता आदमी। आप देखें ना कि जहर पीने से लोग नहीं मरे और मलेरिया से मर गए। अब कोविड से देखें, मैं कोविड से गुजरा हूँ, ऑक्सीजन पे रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई अब आखिरी ख्वाहिश क्या है। मैंने तलावत तो करता ही था। मैंने कहा भाई बारी लगी है, मैंने कहा ये खिड़की खोल देना। एमएच में था, मिलिट्री हॉस्पिटल में। कहता खिड़की क्यों खोलनी है? मैंने कहा आई वांट टू हैव ए सिगार बिफोर डाई। सो सारे सख्ते में आगे मुझे यूं करके देखते हैं, कहते हैं कि तेरी ये ख्वाहिश है। मैंने कहा सब चीज़ें उस वक्त मेरी मिली जब उम्र का आखिरी हिस्सा था, ये जवानी में नहीं मिली। तो जो चीज़ मेरे साथ चली 40-50 साल से, सिगार चला, तो मैं उसी को एंजॉय करते हुए। शेख साहब, बल्कि आपने तस्करा निकाल दिया तो यकीनन नाज़रीन हमारे सुनना चाहते होंगे कि अब अभी इस वक्त कोरोना की सिचुएशन है और आप तो कोरोना को झेल कर बर्दाश्त करके आए, तो उसके बाद के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह आप फील कर रहे हो? बहुत ज़्यादा। मैं तो ऑक्सीजन पे चला गया था जी। मैं फिट नहीं हूँ, मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है। ऐसे ही लोग कहते रहते हैं, मैं भी कहता ही रहता हूँ। सच तो ये है कि ये रोज़े बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं। 3-4 बजे दिल करता है कि यार। और इस्लामाबाद के तो है भी थोड़े तवील रोज़े, पता नहीं तवील से तो नहीं फ़र्क पड़ता। कुक अच्छे नहीं हैं, हवेली में कुक अच्छे हैं, वो इस्लामाबाद आना नहीं चाहते। वो कहते हैं जी ये शहर में दिल लगा हुआ है उधर। क्या कहते हैं वो, ऐसे कहना नहीं चाहिए। वो कहते हैं बेवफा शहर है, वहाँ नहीं जाते हम यही हमारी उम्रें गुजर गई। कुक भी पुराने हो गए अपनी तरह, तो थके हुए हैं काफ़ी। वो इस्लामाबाद के माहौल में आना जाना मैं खुद भी पसंद करता हूँ। डाउनटाउन में गलियाँ महल्ले तंग तारीख गुजर गई रहता। तो शेख साहब, फिर दोबारा लाल हवेली का तस्करा निकल गया है, वहाँ के कुक की बात हो गई, तो ये आपका ड्रीम था इसको ख़रीदना, लाल हवेली को ख़रीदना। फिर आपने इसको ख़रीदा कैसे? उनसियत क्या थी लाल हवेली से? वो मुस्तकबिल के बारे में तो हम ऑलरेडी एक्चुअली मनसूबा बंदी तो मेरी सारी सियासत ही थी। सो मैं पैसे मांगना घर वालों से भी अच्छा नहीं समझता था, तो इस हवेली के नीचे मैं किताबें बेचा करता था। ये मैं बैठा हूँ, किताबें बेचता हूँ और मेरे पीछे हवेली है। बच्चा था, चाइल्ड लेबर था। लेकिन मुझे 2 घर बड़े अच्छे लगते थे, एक महमूद अहमद मिंटो साहब का, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और एक लाल हवेली। तो मैं सोचा था जब बड़ा होऊंगा ये लूँगा। और वो जो औरत मालका थी बुद्धो बाई, कहने को तो वो तवाइफ थी, लेकिन उस बहुत करैक्टर वाली औरत थी। मैंने इतनी करैक्टर वाली 2-3 जो हसीन औरतें थी मेरे शहर की, तीनों की बिल्डिंगें, 2 की तो खाली हैं बेचारों की, कोई वारिस ही नहीं है उनका। इसको मैंने आबाद किया हुआ है। जब मैं गुजरता था, मेरी किताब अभी लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक बहुत बिकी है, 4था-5वां एडिशन आ गया चंद महीनों में। सो
वो 3 कैसल का सिगरेट पीती थी। जब मैं स्कूल से आता था, हमारे स्कूल में तो ये नखरे नहीं होते थे ना जी, इंग्लिश बस्ते और तख्ती हाथ में है और बस्ता वैसे ही जी। फटा हुआ हाथ में है, तो वो सिगरेट की खाली डब्बी रखती थी मेरे लिए, मोहल्ले में किसी और को नहीं देती थी, इसलिए मेरी बड़ी फेवरेट थी तो मेरी, मैं बच्चा था बिल्कुल, और मुझे वो बहुत उसका समय, वो साड़ी बांध के और फूल लगा के और ग्रे हेयर, शाम को जब वो बालकोनी में लाल हवेली में सिगरेट पीती थी, वो मलका ही लगती थी। तो खाली डिब्बी जो आपको देते थे, क्या करते वो थे आप? खेलते थे ना, वो सबसे कीमती डिब्बी होती थी 3 कैसल की, K2 की 2-5 डब्बियाँ मिलती हैं, 3 कैसल की 20 डब्बियाँ मिलती थी। इस तरह बच्चे जब खेलते हैं तो फिर चेंज कर लेते हैं ना, एक्सचेंज के, इसके पास इतनी डब्बियाँ। मैं बड़ा अमीर था उस वक्त भी। वाह, अच्छा सर, आप सिल्क की एक्सपोर्ट का काम करते थे, अब आपका, क्योंकि वो आपने कारोबार छोड़ दिया, तो फिर अब आपका सोर्स ऑफ इनकम? मैं ज़मीन बेच के गुजारा करता हूँ। मैं सिल्क का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था पाकिस्तान का, तो सिल्क में मैंने स्टडी की शिम्बाशी डाइची से भी और क्यूशू से भी की, जापान से। फिर इस पाकिस्तान का सिल्क मैंने उस स्टैंडर्ड पे पहुँचाया कि इसको एक्सपोर्ट किया जाए। फिर पाकिस्तान का मैं सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना। कारपेट्स का भी मैंने काम सीखा, कारपेट्स का भी काम करता था, हल्दी का भी किया, मिर्च का भी थोड़ा सा। बस अब 50 साल पहले जो ज़मीन ली थी काफ़ी कीमती हो गई है, कल ही बेची है थोड़ी सी। अच्छा जी, सही। अच्छा शेख साहब, आपकी अब मेरा तकरीरों में कोई ना, ज़रिया आमदनी सिवाय ज़मीन बेच। सिवाय ज़मीन बेच के, ठीक है। अच्छा शेख साहब, आपकी तकरीरों में ज़्यादातर तस्करा सुनती हूँ रज़िया भट्ट के नॉवेल्स का, ऐसे ही किरदारों का, तो क्या क्या बहुत ज़्यादा आपको कुतुब-बीनी का शौक है, क्या पढ़ते ज़्यादा हैं, या आम फिर अल्फाज जो हैं, ये रज़िया भट्ट के नॉवेल ही क्यों? बाज़ जुमले जो हैं ना, वो इमरान खान साहब ही कहते हैं कि रिपीट होते रहते हैं। सो बाज़ जुमले, अब नहीं मैं कहता, मेरा मतलब है रेलवे में पहले दिन जाके मैंने कहा, अफसर उससे खफा हो गए, हालांकि उनको ये नहीं पता कि मेरा ये घिसा पिटा जुमला है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये नहीं कि मैं रज़िया भट्ट के नावल पढ़ता हूँ, ये मैं ऐसी लंबी कहानी लोग लगा देते हैं। सो मैन मस्ट बी शॉर्ट, स्वीट एंड स्मार्ट, इसीलिए मैं अपने आप को SSS लीडर कहता हूँ, शॉर्ट, स्वीट एंड स्मार्ट। ये मैं सुप्रीम कोर्ट में कहा मैंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, तो हालांकि चीफ जस्टिस साहब जब भी बुलाते कहते यस, नो द टर्न इज़ फॉर SSS। शॉर्ट, स्वीट एंड स्मार्ट, सही। सर, पिछली हुकूमत में एहसन इकबाल साहब के ऊपर, सर वज़ीर दाखिला थे वो, कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे कातिलाना हमले वाले, बाद में इसी तनाजुर में फिर, सर क्या अब आपके समझते हैं कि आपके लिए भी थ्रेट्स हैं, क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने जिस तरह के हालात पैदा हो गए थे, उसके बाद उसी तनाजुर में उन पर कातिलाना हमला हुआ? मैं तो 2-3 सुसाइड भुगत चुका हूँ, मेरे 4-5 लोग शहीद हो चुके हैं। मेरी गली में तो शहीदों की गली है, आप देखें ना। जी, जी। अयूब खान के वक्त हम शहादतें लेके आए, फिर मेरे पे हमले हुए, अनवारी बेचारा और शादा और ये जावेद भट्ट और ये सारे लोग मारे गए जो साथी थे। असल साथी तो मारे गए जी, बाकी तो साथी गुजारे गए, जो जेन्युइन लोग थे 5, 6, 7, 8 ज़िंदगी में बचपन से, उन्होंने जान दे दी। सही। सिर्फ ये शेख साहब मुझे बताइएगा, ये खान साहब की कैबिनेट में ये तब्दीलियों का क्या मामला है? खजाना जितना कलमदान इसका तब्दील होता है ना, एक आपने मुझसे वादा किया था आज ये सिर्फ ईद का शो है। नहीं, ये ईद का शो है, ये ईद में वो उस तरह की बात है। खजाना होता ही ऐसा है। शौकत तरीन से मेरे बैंकों की दोस्ती थी, आज मुझे कहने लगा कि भाई आप मिल नहीं रहे, मैंने इतने फ़ोन किए। मैंने कहा यार एक्चुअली बात ये है कि वज़ीर ख़जानों से भी मेरी दोस्ती ज़्यादा रही है, और वज़ीर ख़जाना की परफॉर्मेंस पर लोगों की नज़र होती है, लोगों को इससे गर्ज नहीं होती है कौन। हालांकि शेख हफीज़ भी बुरे आदमी नहीं थे। और लेट्स आखिरी 1.5-2 साल हैं, क्योंकि चौथे साल के बाद तो आप किसी के लिए काम भी करे। देखे ना हूँ इलेक्शन आया ना हूँ, हाथ नहीं मिलांदा सी, पूरा 3 उंगलियां मिलांदा सी। सो आखिरी साल आप गली बनाएं, सड़क बनाएं, सीवरेज करें, जो मर्जी करें। वो कहते हैं जी ये वोट के लिए हो रहा है, जो भी हो डाल रहा है, वोट का दाना डाल तो सर ये इत्तलात का कलमदान भी बहुत ज़्यादा तब्दील होता है, इसमें क्या इसकी क्या वजह है?
मुश्किल काम है। इमरान खान इतलात को बहुत ज़्यादा उस पर नज़र है। अगर इमरान खान की किसी महकमे पे सबसे ज़्यादा नज़र है तो एक यही दो महकमे, फिनांस और एक इंफॉर्मेशन। आपने कहा था, एक इंटरव्यू सुन रही थी मैं, उसमें आपने कहा था कि तमाम सियासतदान जो है ना वो GHQ के गमलों की पैदावार है। इमरान खान भी है। देखें, आप मुझे पाबंद न करें, लेकिन कोई सियासतदान पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जिसे, जब मैं ये कहता हूँ गमलों की पैदावार है, ये नहीं मैंने कहा पैदावार, मैं कहता हूँ GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। तो मैंने पाकिस्तान में कोई सियासतदान ऐसा नहीं देखा जो फ़ौज की सपोर्ट के बाद बग़ैर, खाओ जुल्फ़कार अली भुट्टो क्यों ना हो, क्योंकि मैं भुट्टो के साथ, भुट्टो का बड़ा इसरार था कि भी मैंने कहा नहीं यार, तू खुर्शीद हसन मीर को ही ले ले। सो बास का जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसा बंदा मुझे कहता था कि शेख रशीद, बास का तू ऐसी बातें कहता है कि मुझे उसने कौमी बदमाश मेरा नाम रखा था। तो फ़ौज का एक रोल है पाकिस्तान में जो ख़त्म नहीं होगा। शेख साहब, आपके अमेरिका की फ़ज़ा से गुजरने पर पाबंदी, अभी आप खुद भी उसका तस्करा कर रहे थे सर, इसकी वजह क्या है? वजह बता दीजिएगा। और कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बरतानिया ने भी वीज़ा रिजेक्ट किया सर आपका। नहीं, ये तो ऐसी बकवास करते हैं लोग। अमेरिका में मुझे उतारा गया, शीरी अच्छी थी बेचारी, हालांकि मेरी उसे कभी दुआ सलाम नहीं है, लेकिन वो एयरपोर्ट पहुंची और उसने मुझे, मैं MNA था और मेरे टेलीफोन से बाज़ लोगों के नंबर निकले जिनको अमेरिकन पसंद नहीं करते। सही। मुझे समझ नहीं थी कि ये नंबर भी डिलीट करने चाहिए या ये वो। सो उन्होंने जब इमिग्रेशन में, एक सिगार मेरे निकले और दूसरा फ़ोन में ऐसे नंबर निकले जो कि अमेरिका की नज़र में उनको पसंद नहीं था। बस नाम बताना पसंद करें? नहीं, छोड़े इस वक्त, वो ऑलरेडी पहले ही बेचारे सजाओं में और जेलों में। सही। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं शेख साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर शेख साहब से ज़रा कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। शेख रशीद साहब साथ मौजूद हैं। ज़बरदस्त इंटरव्यू चल रहा है, ईद का दिन है। शेख साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे तो आप बता रहे थे जो ईदी जमा करते थे फिर फिल्में देखने जाते थे, तो फिल्में देखने के भी शौकीन, कोशिश करता था उस वक्त। फिर अभी तो कोई अभी भी देखते हैं फिल्में, या कोई पसंदीदा अदाकारा या अदाकार? टीवी ही नहीं देखता, अखबार पढ़ता हूँ 1 घंटा बस। कोई गाना या कोई ऐसा मूवी का डायलॉग जो आपको याद हो? वैसे तो आपके अपने डायलॉग ही इतने ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा जुमला, कोई गाने के 2 बोल जो सुनाना ईद के इस चाहे। प्रोग्राम में इमरान खान का, हर एक बंदे का कोई ना कोई जुमला मुझे पसंद आता है। सो मैं इमरान खान का ही जुमला शेयर करता हूँ। वो कहता है कि हारता वो है जो शिकस्त मानता है। मुझे इमरान खान के साथ सबसे अच्छा जुमला ये लगा जिसे मैंने सेलेक्ट किया। उसकी सारी तकरीरों और तबसरों और डिस्कशन के दरमियान हर शख्स का एक ना एक जुमला मैंने चोरी किया है अपने लिए। सो इमरान खान का ये जुमला मैंने चोरी किया है कि हारता वो है जो हार को तस्लीम करता है। सही, बहुत अच्छी बात। अच्छा शेख साहब, अभी कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि एक प्रोटेस्ट के तौर पर आप खाना खुद बना के लेके जाते हैं या बनवा के लेके जाते हैं जब कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब 3 बिस्किट और 1 चाय, तो उसके बाद फिर आप तमाम ख़वातीन को कहते भी हैं कि भाई लेकर भी आना है। नहीं, शुरू में वो बिस्कुट सा दे देते थे, अब तो देते हैं। लेके मैं कभी नहीं गया, शेख हूँ मैं भी। तो क्या ऐसा हुआ है, आपने वैसे किसी को ख़वातीन को कहा है कि भाई खाना वाना लेकर आया करें? मैंने ये कहा कि जी दोपहर को भूख लगती है और वाकई मुझे बड़ी भूख लगती है। 3 बजे मैं ठुस कर जाता हूँ, क्योंकि मैं नाश्ता हैवी करता हूँ, लंच नहीं मैं करता इतना। तो मैंने ये कहा, ज़रूर वो बदनाम हो गया, लीक अंदर से ही दोस्त कर देते हैं ना जी, कि शेख रशीद ने कहा जी कि अगर खाना नहीं देना तो हमें इजाज़त दें, हम अपना अपना खाना ले आया करें, क्या फ़र्क पड़ता है जी खाने से। ऐसे ही हमने कहा कि हम बड़े कफ़ायत शार हैं। ये क्या कफ़ायत शारी है, 100-200 रुपए का खाना बंदा पर हेड हो जाता होगा। ये बात मैंने की, ज़रूर मैं तस्लीम करता हूँ। सही। अच्छा शेख साहब, अब हमारा एक सेगमेंट है, आपने हाँ या नहीं में जवाब देना है। सियासत में कोई दोस्त नहीं होता, कह सकती हैं आप। सियासत में सच बोलकर आगे नहीं जाया जा सकता। मैं तो बोलता हूँ जाया जा सकता है,
लेकिन नुकसान बहुत होता है। महविश हयात मलिका हुस्न है। मैंने देखी नहीं है। इमरान खान वज़ारत उज़्मा की मुद्दत पूरी करने वाले पहले वज़ीर आज़म होंगे। नहीं, पहले भी लोगों ने किया और इमरान खान भी पूरी करेगा मुद्दत। वज़ीर आज़म तर्जुमानों से खुश नहीं है। तर्जमानों नहीं कहना चाहिए, तर्जमानों की बड़ी तादाद है। अब आप ईद के दिन लड़वाएंगी मुझसे। हमारी कारकर्दगी से, मीडिया में हमारी कारकर्दगी से खुश नहीं है, आप नहीं। इसे कहें। अगली बारी फिर जरदारी शेख साहब? नहीं नहीं नहीं, जरदारी पुरानी कहानी, भूल जाएं अब, रज़िया भट्ट का नावल ही समझे। मरियम नवाज निडर सियासतदान है। मैं नहीं देखता कि सारी तबाही का मूजिब ये बनी है। बंदे को सेंसेबल होना चाहिए और वक्त आने पर अल्लाह से इम्तहान नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अगर बुरा वक्त आ जाए तो चीखें भी नहीं मारनी चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि हमसे सबसे ज़्यादा जेल काटी है और आवारा केसों में काटी है, कोई क्लाशनकोफ में, कोई पस्तौल में, कोई में, इन्होंने तो मालों के केसे में, अरबों रुपए के केसेस में जेलें काटी हैं। जहांगीर तरीन ने हुकूमत का मैच फंसा दिया है। नहीं, ठीक हो जाएगा, मैं तो समझता हूँ ठीक हो जाएगा। सही। शेख साहब, कोई ऐसा मैसेज जो इस वक्त आपके जो सुनने वाले हैं उनको ईद के मौके पर आप देना चाहते हो? बस जी, सबसे बड़ा मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि पड़ोसियों के ख्याल, मामलात और उनकी मजबूरियों और उनके मसाइल पे भी नज़र रखें। लड़ें झगड़े नहीं, सुलह सफाई से ज़िंदगी गुजारें। और जो मेरी उम्र में पहुँच गए हैं वो तो बिल्कुल ही ना लड़ें, हाँ जी। और जिनसे नाराज़गी हैं उसको भी कम करें और मुल्क की खिदमत करें। बहुत शुक्रिया शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ईद मुबारक वंस अगेन। आप तमाम लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ मनाइए, भरपूर मनाइए, लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि याद रखिए कोरोना है, इससे हमें एहतियात करनी है। अपना ख्याल रखिए। ईद मुबारक। अल्लाह निगहबान।